सर, स्वागत है आपका लोकसभा के इस महासंग्राम में। कुछ ही दिन बच गए हैं और लोकसभा के चुनाव का काउंटडाउन अभी शुरू हो चुका है। नागपुर की अगर बात की जाएगी तो कई दिनों से अटकलें जो लगाई जा रही थी कि क्या यहाँ से नितिन गडकरी को टिकट मिलेगी या उनकी टिकट कट जाएगी, लेकिन उन सारी अटकलों को भारतीय जनता पार्टी ने बखूबी जवाब दिया और उन्हें तीसरी बार यहाँ से लोकसभा की उम्मीदवारी दी गई है। इन्हीं सारे मुद्दे पर और लोकसभा के इस घमासान पर आज हमारे स्टूडियो में बात करने के लिए आए हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रवक्ता एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम जी। धर्मपाल मेश्राम जी, आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। धर्मपाल मेश्राम जी, भारतीय जनता पार्टी ने कहीं ना कहीं एक दावा किया है कि अब की बार 400 पार। किस दावे और किस आधार पर भारतीय जनता पार्टी 400 पार इस बार करने वाली है? पिछले 10 साल के नरेंद्र मोदी जी के कार्यकाल में सरकार ने और भारत देश ने जिन ऊंचाइयों को छुआ है और जो समग्र विकास भारतवर्ष में लाने का प्रयास किया है और 2047 में जो संकल्प लिया है विकसित भारत, उस दिशा में मैं समझता हूँ कि स्वतंत्रता के पिछले 75 वर्षों में भी इस प्रकार का काम नहीं हो पाया जितना कि पिछले 10 सालों में हुआ है। देश की आर्थिक नीति से लेकर सामाजिक नीति, विदेश नीति और शैक्षणिक नीति, हर मसले में भारत की सरकार नरेंद्र जी मोदी के नेतृत्व में खरी उतरी है। मैं समझता हूँ कि भारत देश की 140 करोड़ जनता नरेंद्र मोदी जी वाले नेतृत्व वाली सरकार में फिर से विश्वास दिखाएगी और 400 पार का जो हमने नारा दिया है, अब की बार 400 पार, अब की बार फिर एक बार मोदी सरकार, यह निश्चित रूप से खरा उतरेगा और मोदी जी अपनी तीसरी टर्म की भी शपथ विधि आने वाले 4 जून के बाद में निश्चित रूप से लेंगे। ऐसा हर भाजपाई को ही नहीं अपितु मेजॉरिटी ऑफ पीपल्स, मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स इस देश के इन लोगों को विश्वास है और मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से जो विश्वास जनता ने हम पर दिखाया है, हम उस पर खरा उतरेंगे। लेकिन आप जो दावा कर रहे हैं उस पर कहीं ना कहीं विपक्ष को वो पच नहीं पा रहा है। देखा गया है कि पिछले कुछ दिनों से राहुल गांधी ने जो भारत जोड़ो यात्रा की, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में उसका समापन हुआ, उसमें कहीं ना कहीं भाजपा और एनडीए पर कहीं न कहीं वार किए गए, उनसे सचेत रहने की उन्होंने सलाह दी और कई सारे ऐसे आरोप किए, भ्रष्टाचार के आरोप किए। ऐसे में क्या विपक्ष को जो सत्ताधारी है वो अपने इसमें नहीं ले पाया है या फिर विश्वास में नहीं ले पाया है, ये कहना ये होगा? देखिए, यह इस देश की संवैधानिक लोकशाही है। यहाँ बहुमतों की सरकार बनती है, उतना ही विपक्ष मजबूत होता है जाकर लोकशाही की उस पर टिके। विरोधी पक्ष नेता का खासदारों के होने चाहिए, पिछले 10 सालों में कांग्रेस उस आंकड़े को भी छू नहीं पाई और इसी वजह से जो एक फ्रस्ट्रेशन है, जो उनके दिमाग में जिस प्रकार की शंका कुशंकाएं है, इसके चलते मोदी जी पर निरर्थक आरोप करने का काम विरोधी पक्ष राहुल गांधी जी के नेतृत्व में निश्चित करेगा। लेकिन जिन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाले, जिन्होंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालने का प्रयास किया है, क्या पिछले स्वतंत्रता के 75 सालों में भी भारत जोड़ने का काम इन्होंने किया है? अगर हम कश्मीर की बात करते हैं तो संविधान में जो 370 कलम तात्पुरते स्वरूप में उसको जोड़ा गया था, उसको हटाने का भी काम कांग्रेस और उसके नेतृत्व वाले लोग या उनकी मजबूत सरकारें भी नहीं कर पाई। जिन्होंने कश्मीर को तोड़ने का काम किया, जिन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति की, जिन्होंने परिवारवाद की राजनीति की, जिनकी पार्टियां भ्रष्टाचार के पायों पर खड़ी है, क्या वो लोग मोदी जी पर आरोप करने के लिए पात्र है? मैं समझता हूँ निश्चित रूप से नहीं है। और इसलिए राहुल गांधी जी क्या आरोप करेंगे, पहली यात्रा रहे, दूसरी यात्रा रहे, जिस प्रकार का एक ढकोसला जिनमें ना नीति है, ना नीयत है, ना विचारधारा है,
आज सिर्फ और सिर्फ गांधी परिवार का अकेला पुत्र राहुल गांधी जी के रूप में अगर देश की बागडोर, देश का नेतृत्व उनके हाथ में सौंपने की जब बारी आएगी, तो मैं समझता हूँ 140 करोड़ जनता जो निश्चित रूप से शांत तरीके से इन सब चीज़ों की तरफ देख रही है, तो ऐसे तुलनात्मक दृष्टि से जब हम सोचेंगे तो सारा का सारा पलड़ा आज मोदी जी का भारी है। और मोदी जी ने जिस प्रकार से काम किया है, चाहे वो आदित्य L1 की बात रहे, चांद्रयान 3 की बात रहे, या विदेशों में विदेश नीति, आज जिस प्रकार से रशिया यूक्रेन युद्ध को रोककर भी जब भारत के बच्चे, भारत के विद्यार्थी सुरक्षित तरीके से भारत देश में आते हैं, जब पाकिस्तान की धरती पर जहां आतंकवाद का तोड़कर अभिनंदन जैसे एक सिपाही को बड़े आराम से भारत देश की भूमि पर लाया जाता है, जब आखाती देशों में से फांसी की सजा होने के बावजूद अपने सिपाहियों को बड़े सुरक्षित तरीके से यहाँ पर लाया जाता है, आप समझिए कि आज दुनिया के परिप्रेक्ष्य में भारत देश का जो वजन नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से बढ़ा है, यह इस तरफ भी हमने सबने देखने की ज़रूरत है। यही नहीं, आप आर्थिक नीति देखिए, आज हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के तरफ चल रहे हैं और हम 10वें पायदान से आज 5वें नंबर तक आ गए हैं। हमारा लक्ष्य 3रे नंबर की इकोनॉमी बनना है दुनिया की। मैं समझता हूँ यह जादुई आंकड़ा भी नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम निश्चित रूप से पार करेंगे। और जिस प्रकार से नीति आयोग ने भी कहा है कि देश की करोड़ों जनता आज गरीबी रेखा के ऊपर है, तो आप देखिए जिस प्रकार से इस देश का विकास हो रहा है। इतना ही नहीं, अगर हम सामाजिक विषयों की चर्चा करेंगे तो 50 करोड़ से भी ज़्यादा आज जनधन अकाउंट नेशनलाइज्ड बैंकों में खुले हैं। हमने किसानों के संदर्भ में मोदी जी ने 6,000 रुपये सालाना किश्तों में पैसे देने का भी काम किया, उनको आर्थिक मदद करने का काम किया है। आप जिस प्रकार से महिलाओं के लिए शौचालय, जो महिला कल तक के आत्मसम्मान के लिए उनकी तकलीफ होती थी, आज हर घर में शौचालय मोदी जी के नेतृत्व में बनाया गया है। हर घर नल से जल, यह सिर्फ योजना कागजों पर नहीं रही है। हर घर बिजली, यह योजना कागजों में नहीं है आज इसलिए इस देश की जो महिला है, इस देश का गरीब तबके का आदमी है, इस देश का किसान है, यह मोदी जी के और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास कर रहा है। तो इसकी वजह है कि मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 सालों में इस हर आदमी को केंद्रित कर उनके न्याय की लड़ाई लड़ी, उनको आत्मसम्मान को जपा है और उनको न्याय पहुंचाने का काम मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में, जैसा कि आपका सवाल था, सिर्फ 400 पार नहीं, अपितु सारे विरोधी पक्ष या इंडी अलायंस, जो बिखरा हुआ अलायंस है, उनको भी पार कर मोदी जी वाली नेतृत्व वाली सरकार जो एनडीए के नेतृत्व में होगी, 400 पार का आंकड़ा हम निश्चित रूप से पार करेंगे। और 4 जून के बाद में मोदी जी तीसरी बार इस देश के प्रधानमंत्री के रूप में निश्चित रूप से शपथ लेंगे, ऐसा हम सबको विश्वास है। आप बात करते हैं चंद्रयान की, वो बात करते हैं गरीबी की, आप बात करते हैं राम मंदिर की, वो बात करते हैं इस देश के किसान के आर्थिक हालात की और किसान आत्महत्या की, आप बात करते हैं अन्य धर्मों की, वो बात करते हैं शिक्षा की। ऐसे में राहुल गांधी का जो भारत जोड़ो यात्रा है, क्या आपको नहीं लगता कि 400 पार में पूरी तरह से बाधक रहेगा? देखिए, पिछले 75 साल का स्वतंत्रता के बाद वाला इतिहास अगर हम देखेंगे तो मुझे ये बताइए, यह देश प्रतीकों का है। अगर 500 साल के पहले जो रामलल्ला जी यह देश धर्म के आधार पर जिसका विभाजन हुआ है, यहाँ मेजॉरिटी ऑफ सोसाइटी ये हिंदू है, और हिंदुओं का प्रतीक जो है, उनकी जो आत्मसम्मान की बात है, जिस श्रद्धा स्थान की बात है, जिसमें उनकी श्रद्धा है, ऐसे श्रद्धा स्थान को भी अगर हम मंदिर नहीं देंगे,
उनके रहने का मकान नहीं होगा तो मुझे बताइए देश कैसा आगे जाएगा, बहुसंख्य लोग कैसे आगे जाएंगे। तो यह मैं जैसा कहा कि ये प्रतीकों का देश है, और इसलिए जो पिछले 500 साल से भी ऊपर जिन बहुसंख्य हिंदू भाइयों की रामलला जी जो श्रद्धा स्थान है, जो आस्था है, जो मंदिर के बाहर था, जो वो जो विवादग्रस्त ढांचा है उसको तोड़कर विराजमान करने का काम, और वो भी संपूर्ण न्यायिक पद्धति का पालन कर जिस प्रकार से सरकार के पहल पर ये हुआ है, यह काबिले तारीफ ही नहीं है तो यह इस देश के 140 करोड़ जनता के अस्मिता की बात है। पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में यह गढ़ हमने सर किया है, और यह 140 करोड़ जनता की आबादी वाली देश के लोगों के दिमाग पर भी, दिलों पर भी यह बात मोदी जी की करगुजारी विश्वास से मैं कहता हूँ कि यह उनको उनके दिलों पर रहेगी, और वो सदियों तक इस बात को याद करते रहेंगे और मोदी जी को धन्यवाद कहते रहेंगे। आप किसान की बात करते हैं, किसान के लिए, किसानों के लिए मोदी जी ने लक्षावधि करोड़ रुपए का अनुदान दिया है, उनको हर साल उनको निधि राशि देने का काम किया है। जो यूरिया की बैग विदेशों के धरती में आज भी कितने रुपए में मिलती है, लेकिन इंडिया में, भारत में सिर्फ 600 रुपए में मिलती है। यहाँ का बियाना, यहाँ का उपज, यहाँ पर भी केंद्र सरकार का निश्चित रूप से ध्यान है। यह देखिए, हमने आम जनता के लिए, हमने युवाओं के लिए, हमने महिलाओं के लिए, हमने किसानों के लिए, हमने सर्वव्यापी सर्वसमावेशक विकास करने का काम, उनके आत्मसम्मान को जपने का काम मोदी जी के नेतृत्व में किया है। विरोधक इसलिए आरोप लगाते हैं कि आज उनकी जमीन पूरी तरीके से हिल गई है, उनके पास में कोई भी मुद्दा चुनाव में आगे जाने के लिए नहीं है, और ऐसे स्थिति में यह उनके समक्ष अगर सिर्फ एक कोई चीज़ है, एक कोई रोड़ा है, तो सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व है और उनका पिछले 10 सालों में किया हुआ काम है। अगर उन पे ये लोग आरोप नहीं लगाएंगे तो यह तो चुनाव में सामना भी किसी का कर नहीं पाएंगे, और इसलिए ये आरोप लगते हैं। लेकिन मुझे इस देश की जनता में विश्वास है, जिनको मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास है, वह मोदी जी के नेतृत्व के लिए यह आने वाली 17वीं लोकसभा में मोदी जी के पक्ष में मतदान करेंगे। नितिन गडकरी जी की उम्मीदवारी को लेकर बात करते हैं। कार्यकुशलता के आधार पर उम्मीदवार इस बार लोकसभा में निश्चित करने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी ने लिया है। ऐसी आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष ने भी घोषणा की थी कि जिनके कार्य कुशल होंगे, जिनके कार्य अच्छे होंगे, उन्हीं को उम्मीदवार बनाया जाएगा। नितिन गडकरी जी के मामले में कुछ दिनों पहले तक कयास जो लगाए जा रहे थे कि उनकी टिकट कटेगी, या फिर उनकी टिकट उनको दिया नहीं जाएगा, या फिर वो प्रधानमंत्री पद के लिए रोड़ा ना बन जाए मोदी जी और अमित शाह के बीच में। इन सारी चीज़ों को देखते हुए आखिरकार उनको देर से ही सही पर उनको टिकट दी गई। हालांकि इसका विपक्ष ने भी बहुत अच्छे से फायदा उठाया, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने एक भाषण में 2-3 बार बोल दिया कि गडकरी जी हमारे तरफ आ जाइए, आपका ये अपमान नहीं सहा जाएगा। ये लेट लतीफ़ी हुई क्यों? अगर भाजपा चाहती तो पहले लिस्ट में ही उनका नाम क्लियर कर सकती थी सारी चीज़ों को देखते हुए। इस पर भी थोड़ा सा प्रकाश डालिए, क्योंकि ये सवाल जनता के तरफ से आया हुआ है और जनता भी संभ्रम में थी कि नितिन गडकरी को अगर उम्मीदवारी नहीं मिलती है तो शायद भाजपा का एक खेमा बगावत कर देता था। तो ऐसे में ये लेट लतीफ़ी क्यों हुई, लेकिन अभी उम्मीदवारी दी गई है, इसके पीछे का कारण क्या है? नितिन जी गडकरी हमारे सर्व समावेशी नेता है, राष्ट्रीय नेता है, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी वे रह चुके हैं। केंद्र में मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में पिछले 10 साल से नियमित रूप से मंत्री हैं। उन्होंने देश विदेशों में भारत देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने जिस प्रकार से रास्तों का निर्माण किया है, जिस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर उन्होंने किया है, वह काबिले तारीफ ही नहीं है, देश में भी और दुनिया में भी एकमेव अद्वितीय है। मोदी जी का नितिन जी पर संपूर्ण रूपेण विश्वास है, और
गडकरी साहब का भी मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में विश्वास है, मोदी जी के नेतृत्व पर विश्वास है। जहां तक कुछ माध्यमों की बात है या कुछ विपक्षी पार्टियों की बात है जिनकी अपनी खुद की जमीन नहीं है, अब जब हम महाराष्ट्र की बात करेंगे, उद्धव बालासाहब ठाकरे, इनकी शिवसेना का खुद का पता नहीं है। इनके नेतृत्व को जुगाड़ कर एकनाथ शिंदे जी के नेतृत्व में तकरीबन 42 से ज़्यादा विधायक और 11 खासदार उनको के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस का नेतृत्व त्याग कर अजित पवार जी असल राष्ट्रवादी कांग्रेस लेकर वह भी बाजू हो गए। कांग्रेस में पूरी तरीके से फूट मची हुई है। वहां के बड़े बड़े नेता पार्टी छोड़ने के कगार पर आए हैं। वो खुद उनकी युति या आघाड़ी ठीक से हो पाएगी कि नहीं, आज इसका कोई अंदाजा नहीं। आज तक उनकी कोई भी उम्मीदवारी घोषित हुई नहीं। उनकी आज या कल में जो सांगली लोकसभा मतदार क्षेत्र को लेकर जो उम्मीदवारी घोषित की, उस पर कई कांग्रेस ने कई प्रकार के रोड़े अटकाए हुए हैं। ऐसे स्थिति में जब ये स्वयं लोग, इनका महाविकास आघाड़ी का जो कार्य है या इनका जो अलायंस है, वह उसका ठीक तरीके से काम नहीं चल रहा है, ऐसे लोग और जिनका यह राज्य में भी सत्ता में जिनकी जमीन हिली हुई है, जिनका वोट शेयर 8 से 9% रहा है, ऐसे लोग नितिन जी गडकरी साहब को अगर चुनाव में अपने पार्टी का उम्मीदवार बनाना चाहते हैं तो यह सबसे बड़ी हास्यास्पद बात है। और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता के लिए यह सबसे बड़ा जोक है। यह 12 करोड़ जनता के समक्ष उद्धव ठाकरे जी ने दुनिया का सबसे बड़ा जोक जो प्रस्तुत किया है, उसी तरीके से लोग देख रहे हैं और स्वयं लोग उसकी हंसी उड़ा रहे हैं। जहां तक बात रही गडकरी साहब के चुनाव में देरी से उम्मीदवारी की, तो यह भी एक रणनीति का हिस्सा है, ऐसा मैं समझता हूं कि विरोधक जिस प्रकार से ऑफर करेंगे, जिस प्रकार की अपने मत माध्यमों के माध्यम से व्यक्त करेंगे, टीवी पर बात करेंगे, वर्तमान पत्रों में बात करेंगे, जाहिर सभा में बात करेंगे, वे सारे लोग आज एक मराठी में शब्द है तोंडघशी पड़ले, तोंडघशी पड़ गिरे हुए हैं, औंधे मुंह गिरे हुए हैं। तो यह भी एक बात समझ लेना चाहिए कि जिनकी खुद की अपनी ज़मीन नहीं होती, जिनके अपने खुद के मकान नहीं होते, वो दूसरों के मकानों पर पत्थर मारने का कार्य करते हैं। और महाराष्ट्र की 12 करोड़ जनता यह सब देख चुकी है। जिस प्रकार से गडकरी साहब ने अपने संपूर्ण कार्यकाल में जिस प्रकार का कार्य देश भर में किया है, इतना ही नहीं तो नागपुर के खासदार के रूप में जिस विकास की धारा उन्होंने बहाई है, जो विकास की गंगा उन्होंने नागपुर में लाई है, वह एकमेव अद्वितीय उदाहरण है। गडकरी साहब ने नागपुर में एम्स लाया, IIIT लाया, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट IIM लाया। गडकरी साहब ने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी, नेशनल फायर कॉलेज, सिम्बोसिस, स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का सेंटर, KG to PG वाला इंटरनेशनल स्तर पर काम करने वाला यूनिवर्सिटी, गडकरी साहब ने कितने काम किया है। गडकरी साहब ने मेट्रो के रूप में नागपुर और राज्य नहीं सिर्फ, बल्कि देश ही नहीं अपितु मेट्रो सिटी के रूप में आज विदेशों के नक्शे में भी नागपुर आया हुआ है। नागपुर में रोड का कितना जाला है, नागपुर में रिंग रोड है, नागपुर से सारे जो लोग अभी सारे जो बड़े शहर है जिस प्रकार से कनेक्टेड हो रहे हैं, तो आप देखिए यहाँ समुंदर नहीं होते हुए भी ड्राईपोर्ट की संकल्पना रखना और उसको प्रत्यक्ष उतारना, जो वर्धा रोड पर सिंधी रेलवे में गडकरी साहब ने बनाया है, आप सोच कर देखिए कि किस प्रकार की विजनरी लीडरशिप भारतीय जनता पार्टी में है। जिस प्रकार से गडकरी साहब ने काम किया है, मैं समझता हूँ कि विरोधकों को
कोई भी मुद्दा, मैंने जैसा पहले भी कहा है, कोई भी मुद्दा इनके समक्ष नहीं है और इसलिए ऐसे बेछूट तरीके से हास्यास्पद ऑफर देकर यह स्वयं राज्य के 12 करोड़ जनता के नज़र में अपना खुद का ओहदा गिरा रहे हैं। मैं समझता हूँ गडकरी साहब जैसा नेतृत्व भारतीय जनता पार्टी के पास होना यह हम सब कार्यकर्ताओं के लिए एक प्रेरणादायी है, एक ऊर्जा का स्रोत है और हम उनके नेतृत्व में नागपुर शहर की लोकसभा इतने मताधिक्यों से जीतेंगे कि यह एक रिकॉर्ड होगा और लोग भी इसके तरफ बड़े उत्सुकता से, मैं समझता हूँ कि नागपुर की आज आबादी है या फिर नागपुर के मतदार भाई बहन है, वह भी उत्सुकतावश गडकरी साहब की उम्मीदवारी की तरफ में उत्सुकता से भी और बड़ी आशा से भी, उत्साह से भी देख रहे हैं और निश्चित रूप से गडकरी साहब का विजय निश्चित होगी, ऐसा हमारा सबका पूरा विश्वास भी है। आपने तो साफ तौर पर कह दिया कि गडकरी साहब का विजय निश्चित है, लेकिन एक बात इसमें खटक रही है और ये बात पिछले कुछ समय से खटक रही है, जब से शिवसेना आपके साथ जुड़ी युति सरकार में। उसके बाद में एनसीपी पर जो आरोप होते थे, एनसीपी के अजित पवार एक गुट लेकर आ गए। जो स्थानिक जो लोग थे, नागपुर के कई आमदार थे जो जिनको मंत्री पद मिलने वाला था, वो भी कहेंगे थोड़ी सी नाराजगी उनके कि उनको मंत्री पद मिला नहीं। मैं ये जानना चाहता हूँ कि इतनी इनकमिंग हो गई है भाजपा में, जिस पे कहीं न कहीं सवाल नितिन गडकरी जी ने भी एक सभा में उठाए थे कि बहुत ज़्यादा इनकमिंग हो रही है भारतीय जनता पार्टी में। ऐसे में आप जैसे जो कार्यकर्ता है, जो कई दिनों से लगे हुए भारतीय जनता पार्टी में, क्या आप भी विधायक बनेंगे या फिर कोई अच्छे ओहदे पर जाएंगे या फिर बड़े बड़े पद मिलेंगे, उन लोगों का क्या, कहीं न कहीं उन पर सवाल या निशान नहीं खड़े हो गया है? फिर आप अपने इसमें बताइए कि आपको क्या लगता है कि बहुत ज़्यादा होने की वजह से क्या भाजपा का एक खेमा नाराज नहीं है सारी चीज़ें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता यह जानता है कि हमारा ब्रीद ऐसा है, पहले राष्ट्र, बाद में पार्टी और बाद में स्वयं वे, यानी कार्यकर्ता। जो लोग पार्टी के कार्यकर्ता इस ब्रीद के ऊपर काम करते हैं वो कभी नाराज नहीं होते। और भारतीय जनता पार्टी यह एक पॉलिटिकल पार्टी है, निश्चित रूप से है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी में काम करने वाला कार्यकर्ता यह मिशन मोड पर काम करता है। जिस प्रकार से नरेंद्र जी मोदी मिशन मोड पे काम करते हैं, जिस प्रकार से देवेंद्र जी फडणवीस मिशन मोड पर काम करते हैं, जिस प्रकार से नितिन जी गडकरी मिशन मोड पर काम करते हैं, उसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी यह समर्पित भाव से, इथिक्स के साथ, तत्वों के साथ, प्रिंसिपल्स के साथ में काम करता है। और इसलिए नाराजी वगैरह वाला कोई प्रकार भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। कोई आमदार बनने के लिए, कोई खासदार बनने के लिए, कोई मंत्री बनने के लिए, कोई मंडलों के लिए, महामंडलों के लिए इस पार्टी का गठन नहीं हुआ है। हमारा हेतु और ध्येय निश्चित है, स्पष्ट है। मोदी जी के पूरे 10 साल के कार्यकाल को अभी उठा के देख लीजिए या गुजरात के मुख्यमंत्री होते समय वाले कार्यकाल को उठाकर देख लीजिए। देवेंद्र जी फडणवीस, इनके नेतृत्व वाला 5 साल का जो कार्यकाल है महाराष्ट्र में, वह देख लीजिए, या गडकरी साहब का 10 साल का मंत्री पद वाला कार्यकाल देख लीजिए। यहाँ निश्चित ध्येय को लेकर भारतीय जनता पार्टी का हर नेता, पदाधिकारी, कार्यकर्ता यह काम करता है। और इसलिए जिस प्रकार से अभी महाराष्ट्र जैसे राज्य की रचना है, जिस हिंदुत्व के विषय को लेकर 2019 में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना, इनको स्पष्ट बहुमत मिलने के बावजूद जब उद्धव ठाकरे जी के स्वार्थी हेतु के वजह से उनके स्वयं को मुख्यमंत्री बनाने के लिए और अपने बेटे को कैबिनेट मिनिस्टर की शपथ विधि दिलाने के लिए उन्होंने इस नेचुरल युति को तोड़कर कुछ अपने स्वार्थ हेतु के लिए सत्ता को स्वीकारा और शरद पवार जी वाले नेतृत्व वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस है या कांग्रेस रहे, इनके साथ में उन्होंने अलायंस किया। और इनके अलायंस की वजह से इनकी जो पार्टियां थी, जैसे कि शिवसेना थी, राष्ट्रवादी कांग्रेस थी, इनके पदाधिकारियों में, कार्यकर्ताओं में, नेताओं में एक अनरेस्ट था। आज हमें दिख रहा है कोरोना के तत्काल कार्यकाल के बाद में, कालावधि के बाद में, काल के बाद में, जिस प्रकार से
उद्धव बालासाहब ठाकरे की शिवसेना का विभाजन हुआ, जिस प्रकार से अभी शरद पवार जी वाला राष्ट्रवादी कांग्रेस का विभाजन हुआ, तो ये अनरेस्ट उनके पार्टियों में था। उन्हें लग रहा था कि जिस तत्व के लिए, जिस उद्देश्य के लिए शिवसेना का फॉर्मेशन हुआ है, शिवसेना बनी है, जिन तत्वों पर, जिस विचारधारा पर बाला साहब ठाकरे जी ने पूरा अपना आयुष्य निकाला है, आज अगर उनकी ये जो विचार है मिटते हुए दिख रहे, तो निश्चित रूप से एकनाथ शिंदे जी जैसे लोग या विचारधारा मानने वाले, उनके साथ जाने वाले लोग, उन्होंने उद्धव बाला साहब ठाकरे का साथ छोड़ दिया। तो ये अनरेस्ट उनके अंदर में है। भारतीय जनता पार्टी में कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई कार्यकर्ता इस प्रकार से सोचता नहीं है। आज भी हर कार्यकर्ता महाराष्ट्र में 48 में से 45 सीटें चुनाव जीतकर लाने के लिए कटिबद्ध है। जैसा कि हमारे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर जी बावनकुले साहब ने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी का महाराष्ट्र का कार्यकर्ता 45 प्लस सीटों पर चुनाव जीतने के लिए कटिबद्ध है, तो है। वह अपने तरीके से, अपने पद्धति से, पूरे एफर्ट्स डालकर, पूरे मेहनत के साथ काम कर रहा है, और कोई कार्यकर्ता नाराज होने का कभी सवाल ही नहीं उठता। हम महाराष्ट्र में 48 में से 45 से ज्यादा की सीटें जीतेंगे और नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री पद के लिए यहां से 45 हाथ खड़े होंगे और तीसरी बार नरेंद्र जी मोदी शपथ विधि लेंगे, ऐसा हम सबका विश्वास है और उसी दिशा में हम सब लोग प्रयासरत है। नागपुर में कांग्रेस की दावेदारी को आप कितना मजबूत मानते हैं? कुछ दिनों पहले जो खबरें जो आई है, विकास ठाकरे या कोई अन्य लोग, कुछ लोगों ने यह भी कहा कि नाना पटोले को फिर से यहाँ से चुनाव लड़ना चाहिए। क्या लगता है, उनके अगेंस्ट में अगर कांग्रेस का कोई ऐसा कद्दावर नेता खड़ा होता है तो क्या टक्कर मजबूती की रहेगी या फिर वन साइड रहेगा सारी चीजें? आप क्या सोचते हैं? विरोधी पक्ष का पूरा आदर रखते हुए मैं यह आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कांग्रेस में आज कोई भी कद्दावर नेता, दुर्दैव से बात कहनी पड़ रही कि बचा नहीं है। जैसा कि हमने सुना या पढ़ा या देखा कि कांग्रेस के शहराध्यक्ष आमदार विकास ठाकरे जी को उनका नाम का सूचना सतीश चतुर्वेदी जी ने किया और उसका अनुमोदन नितिन राउत जी ने किया। ये होने के बाद में विकास ठाकरे स्वयं एक मुलाकात में बोले कि मैं शहर का अध्यक्ष हूं, 6 विधानसभा का नियोजन मैं करूंगा, लेकिन मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता। इससे कांग्रेस का नेतृत्व का जो सच्चाई है वह उजागर होती है। यहाँ जितने भी कद्दावर नेता है वह इस हार से बचना चाहते हैं। वह किसी को बलि का बकरा ने बनाने के लिए कार्यरत है। ये गुटबाजी में, अन्य हिस्सों में, धड़ों में बटी हुई कांग्रेस, जो इकट्ठा जिनका नेतृत्व ला नहीं पाया पिछले अनेक वर्षों में, यह आज भी कांग्रेस की स्थिति इसी प्रकार की है। मैं समझता हूं कि आज कांग्रेस के पास गडकरी साहब के खिलाफ में लड़ने के लिए कोई भी उम्मीदवार मन से तैयार नहीं है। यही गडकरी साहब की लोकप्रियता का नमूना है। यही गडकरी साहब को विजय दिलाने में बात सामने आएगी। शिवसेना दुभर है, दुबंगी हुई है, उसका एक धड़ा हमारे साथ में है। राष्ट्रवादी कांग्रेस का अजित पवार वाला ओरिजिनल धड़ा हमारे साथ में है। गडकरी साहब रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। यह 17 अप्रैल के 19 अप्रैल को जो चुनाव होगा और 4 जून को जो उसका रिजल्ट आएगा उसमें आपको दिखाई देगा। हमें कोई भी बात की चिंता नहीं है। हम पूरी विनम्रता के साथ नागपुर के मतदार भाइयों के, बहनों के पास में जाकर हाथ जोड़कर विनंती करेंगे और गडकरी साहब ने पिछले 10 सालों में के लिए जो काम किए हैं वो बताएंगे। देवेंद्र जी फडणवीस जी के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जो 2014 से 19 और अभी 21.5 से अब तक जो काम किया है, जिस प्रकार के निर्णय लिए हैं, समाज के हर तबके के लिए जो भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है, असल विकास क्या होता है दिखाने का जो काम किया है, वह हम पूरी विनम्रता के साथ जनता के समक्ष रखेंगे। और मुझे विश्वास है नागपुर के जनता पर कि वह नितिन जी गडकरी साहब को रिकॉर्ड ब्रेक मतों से चुनाव में जीत दिलाएगी। विकास ठाकरे को आप मजबूत दावेदार नहीं मानते कांग्रेस की तरफ से? देखिए, सबसे बड़ी बात है, सिर्फ कोई भी विपक्षी नेता को, पूरा कांग्रेस जो कि गुटबाजी का शिकार माना जाता था, एक साथ आकर चुनाव लड़ रहा है।
हम कोई भी विपक्षी नेता को कमज़ोर नहीं मानते, यह जनता पर छोड़ देते हैं। लेकिन अगर आप यह बात कहेंगे कि विकास ठाकरे जी के पीछे पूरी कांग्रेस है, तो ऐसा भी नहीं है। अगर ऐसा होता तो यहाँ पर उनका नाम प्रस्तावित करने के बाद में जो हमने अभी सुना है कि दिल्ली में उनके खिलाफ वाला जो खेमा लामबंद हो रहा है, उनकी जो उम्मीदवारी है, नाम निर्देशन है, उसके खिलाफ में लॉबिंग कर रहा है। तो मैं नहीं समझता कि सबसे पहली बात तो ऐसी कि नितिन जी गडकरी साहब के सामने चुनाव लड़ने के लिए विकास ठाकरे जी ने स्वयं नकार दिया था। उनको जबरदस्ती दूल्हा बनाने की कोशिश हो रही थी। उसके बाद में अब कांग्रेस का कौन सा जो खेमा है जो उनकी उम्मीदवारी घोषित करने के लिए आ रहा है, तो मैं समझता हूँ यही गडकरी साहब की लोकप्रियता है, विश्वसनीयता है, प्रामाणिकता है, जो हमें नागपुर की जनता अपने मतरूपी वोटों से आशीर्वाद देकर गडकरी साहब को और भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता को और नागपुर को जिताएगी, यह विश्वास मैं आपके माध्यम से व्यक्त करता हूं। एक सवाल और बनता है कि अम्बेडकरवादी समुदाय की अगर बात की जाएगी तो अम्बेडकरवादी समुदाय में हमेशा भाजपा को कहीं ना कहीं ऐसी पार्टी के तौर पर प्रेजेंट किया गया है, मतलब लोगों में भी बातचीत होती है और डराया जाता है, धमकाया जाता है और कहीं ना कहीं एक तरह का निगेटिव पार्टी के रूप में, मतलब नकारात्मक दृष्टिकोण के हिसाब से देखा जाता है। कई सारे अम्बेडकरवादी समुदाय के लोगों से जब भी बात होती है तो एक तरह से नफरत सी उनके इसमें दिखाई देती है। आप उस समाज को से कैसे प्रतिनिधित्व करते हैं? आप इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए, उसकी वजह बताइए। और लेकिन ये जो नफरत है ये कम क्यों नहीं हो सकी अब तक जाए तो? सच बात तो है कि अभी नफरत रही नहीं। हाँ, कुछ दिक्कतें जरूर है, पर ये परसेप्शन है, ये समझ है। कितना परसेंट परसेप्शन है, ये समझ है। समझ इस प्रकार का है कि भारतीय जनता पार्टी जातीयवादी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व अगर चुनाव में भारी बहुसंख्य मतों से जीतेगा तो संविधान बदलेगा। यह परसेप्शन कांग्रेस और तत्सम विरोधी पार्टियों ने अंबेडकरी समाज के दिमाग में फैलाकर रखने की कोशिश करी है। मुझे बताइए कि जो इंदू मिल की मुंबई की 12.5 एकड़ जगह जहां पर परम पूज्य बाबा साहब का स्मारक बन रहा है, वह जगह तो कांग्रेस वालों ने देने से नकार दिया था और उसमें इतने रोड़े अटकाए थे कि उन्होंने कहा कि सांसद में इस विषय को रखना पड़ेगा पटल पर, वहाँ की मंजूरी मिलने के बाद ये जगह दे सकते हैं। आप लंदन का बंगला देखिए जहाँ पर बाबा साहब ने पढ़ाई की और जहाँ से उन्होंने अपना इकोनॉमिक्स का प्रबंध सादर किया था, जिसमें उन्होंने PhD हासिल करी। वो जगह भी तब कांग्रेस की सरकार थी राज्य में और नितिन राउत जी भी मेरे ख्याल से मंत्री थे उसी सरकार में। उसके बावजूद वो जगह ऑक्शन कांग्रेस की सरकार नहीं बचा पाई। देवेंद्र जी फडणवीस साहब मुख्यमंत्री होने के तुरंत बाद उन्होंने जिस पहल से, जो पुढ़ाकार लेकर वो बंगला खरीदा ऑक्शन में, और वहाँ पर आज हम देख रहे हैं कि परम पूज्य बाबा साहब का स्मारक बन रहा है। देवेंद्र जी के ही नेतृत्व में चैत्य भूमि, दीक्षा भूमि, यहाँ पर पर्यटन का अवर्ग का दर्जा देकर वहाँ पर 200 करोड़ रुपए का निधि आवंटित किया गया है। मोदी जी वाले नेतृत्व वाली सरकार में दिल्ली की महापरिनिर्वाण भूमि रहे या फिर महू की उनकी जन्मस्थली रहे, यह सब का विकास भारतीय जनता पार्टी वाली ही सरकार ने किया है। इतना ही नहीं, ऐसे कोई भी दलित वर्ग से लेकर बाबा साहब अम्बेडकर को मानने वाले समाज के विकास के लिए हर प्रकार का कार्य भारतीय जनता पार्टी वाली सरकार ने करने का भरसक प्रयास किया है। लेकिन कांग्रेस ने जिस प्रकार का समझ समाज के अंदर में फैलाया है, वही मैं समझता हूँ कि उसके अंदर तक जाकर हमको समझना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। इंदिरा गांधी ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, उसके भ्रष्टाचार को बचाने के लिए घटना दुरुस्ती की। इंदिरा गांधी ने 25, 26, 27, 28, 30, 31 यह घटना दुरुस्ती क्यों की, इसकी भी पढ़ाई होनी चाहिए। 42वें घटना दुरुस्ती में तो इंदिरा गांधी ने
संविधान की प्रास्ताविका बदल डाली। तो इस प्रकार का जो काम है, संविधान बदलने का काम, संविधान का आत्मा बदलने का काम, चाहे फिर वो गोलकनाथ वाली केस रहे, ये लैंडमार्क बेंचमार्क जजमेंट से, लैंडमार्क जजमेंट से, या फिर केशवानंद भारती वाला प्रकरण मसला रहे जिस प्रकार से, या फिर शाहबानो वाला खटला राजीव गांधी जी के कार्यकाल वाला रहे जिसमें उन्होंने घटना दुरुस्ती की। तो यह परम पूज्य बाबा साहब ने जो संविधान इस देश को दिया है उसको सिरे से खारिज कर उसमें इतनी प्रकार की सुधारणा लाने वाला जो कार्य है सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल में हुआ है। भाजपा के कार्यकाल में इस प्रकार का कोई भी काम नहीं हुआ है। नरेंद्र मोदी जी साहब ने अपने सर पर संविधान की किताब रखकर कहा कि यह मेरे लिए धर्म ग्रंथ से भी ऊपर है, यह मेरे लिए समझने की जरूरत है। मैं समझता हूं, मैं अपने समाज को आपके सवाल के माध्यम से और आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करता हूं कि कोई भी आए और वह खुली चर्चा का मेरा आह्वान न्योता स्वीकारे। जिस प्रकार के आंदोलन हुए हैं, एक और उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं कि संविधान चौक में एक कांग्रेस के लाभान्वित डॉक्टर सुखदेव थोराट जी के नेतृत्व में आंदोलन हुआ स्कॉलरशिप के मसले को लेकर, जबकि वो आंदोलन ही गलत स्वरूप का था। वहां पर समाज के सारे धुरीण इंटेलेक्चुअल वर्ग के लोग उस आंदोलन में खड़े रहे और मैंने कहा कि यह 60-40 जो है स्कॉलरशिप में, जो 60% हिस्सा केंद्र सरकार का और 40% हिस्सा राज्य सरकार का, यह निर्णय पारित हुआ है और स्कॉलरशिप भी डिसबर्स हुई है। वो होने के बावजूद ये लोग संविधान चौक में आंदोलन कर रहे और सरकार के खिलाफ में घोषणाएं दे रहे, सरकार के खिलाफ में भाषण दे रहे। मैं इनको खुला न्योता दिया उनको, जब उनको कहा कि यह निर्णय तो हो चुका है, आप आंदोलन ही आपका गलत है, तो मैंने उनको खुले आह्वान की, जब खुले चर्चा का जब निमंत्रण दिया तो उन्होंने स्वीकारने से नकार दिया। आज वही डॉक्टर सुखदेव थोराट कर्नाटक के सिद्धरामैया सरकार में मुख्यमंत्री जी के यूनिवर्सिटी के विषय पर लेकर सलाहकार हैं। मैं समझता हूँ कि मेरे आम्बेडकरी भाइयों बहनों को इस विषय को, इसके वजहों को समझने की ज़रूरत है। आज जितने भी लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ में इस प्रकार का परसेप्शन, इस प्रकार का समझ बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वह उनका निहित स्वार्थ है। उन्होंने अपने स्वार्थ के लिए सब चीज़ें की है। आज नहीं कल सच्चाई सामने आएगी। मुझे अपने समुदाय पर, समाज पर, उनके कौशल्य पर, उनके पढ़ाई पर पूरा भरोसा है कि जो चीज़ें मैंने आपके माध्यम से यहाँ पर उछाली है, उसकी जब पढ़ाई होगी और सच्चाई जब सामने आएगी, मैं समझता हूँ कि कार्य कठिन है, लेकिन कार्य हो ही नहीं सकता इस प्रकार का नहीं है। जब हमारे जैसे लोग सच्चाई समाज के सामने रखेंगे, निश्चित रूप से हम आगे जाएंगे। आज तक हमारे समाज के अंदर में 20% वोटों तक भारतीय जनता पार्टी पहुंची है। महाराष्ट्र जैसे इलाकों में, नागपुर जैसे लोकसभा क्षेत्र में यह फिर से आगे जाएगा। और मैं बताता हूँ, आपके माध्यम से बताना चाहता हूँ कि यह परसेप्शन भी है कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी को वोट देता नहीं, यह गलत है। हमारा समाज बड़े तौर पर नितिन जी गडकरी साहब जैसे नेतृत्व में, देवेंद्र जी फडणवीस साहब जैसे नेतृत्व में विश्वास रखकर उनको भारी तादाद में मतदान करता है। महाराष्ट्र में भी हमारा समाज बड़े संख्या में भारतीय जनता पार्टी को मतदान करता है। और यह लिख कर रखिए कि आने वाले दिनों में मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ कि सारा समाज मोदी जी के पीछे, नितिन गडकरी साहब के पीछे, देवेंद्र जी फडणवीस साहब के पीछे वोटों की बारिश आने वाले समय में निश्चित रूप से करेगा। प्रधानमंत्री पद की अगर बात की जाएगी तो एक नाम नितिन गडकरी जी का भी बड़ा देखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर चर्चा है, नागपुर करों में उत्साह है कि प्रधानमंत्री पद के दावेदार। क्या मानते हैं आप? देखिए, नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में हमने ऊंचाइयों को, भारतवर्ष के पक्ष में जिन ऊंचाइयों को हमने छुआ है, आज भी, कल भी, परसों भी, नरसों भी यही बात सामने आएगी कि नरेंद्र मोदी जी वाली नेतृत्व वाली सरकार निश्चित रूप से उचित ढंग से अच्छा काम कर रही है। और माध्यमों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से जिस प्रकार का विरोध, विवाद नरेंद्र जी मोदी
या गडकरी साहब के बीच में खड़ा करने की कोशिश होती है, यह पूरे तरीके से गलत है। गडकरी साहब मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार में उनके मंत्रिमंडल का कोहिनूर हीरा है, ऐसा मैं मानता हूँ। उन्होंने जिस उद्दिष्ट से, जिस मिशन मोड पर गडकरी साहब काम करते हैं, वह सिर्फ काबिले तारीफ ही नहीं, मैंने जैसा पहले भी कहा, एकमेव अद्वितीय भी है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो रोड और जो जिस प्रकार के विजनरी काम गडकरी साहब ने किए हैं, गडकरी साहब जैसा नेता होना नागपुर के लिए, महाराष्ट्र के लिए और देश के लिए भी सौभाग्य की बात है। हम अभी मोदी जी के नेतृत्व में इस तीसरे चुनाव में लोकसभा के लिए सामने जा रहे हैं और निश्चित रूप से मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री होंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। खैर, आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नितिन गडकरी जी कितने मतों से चुनकर आएंगे इस बार? हम आश्वस्त है कि नितिन जी गडकरी साहब 5 लाख मतों की लीड से चुनकर लाने के लिए हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कटिबद्ध हैं, उसी दिशा में प्रयास कर रहे हैं। हम निश्चित रूप से रिकॉर्ड ब्रेक मतों से, जो नागपुर कभी कभार कोई और पार्टियों का हुआ करता था, आज भारतीय जनता पार्टी का गढ़ हो रहा है और हम नितिन जी गडकरी साहब को रिकॉर्ड ब्रेक मतों से इस नागपुर से चुनाव जिताकर लाएंगे और नागपुर की जनता हमारे आह्वान पर भरोसा रखकर हम पर विश्वास रखेगी, नितिन जी गडकरी साहब के नेतृत्व में विश्वास रखेगी और उनको भारी मतों से चुनाव में जिता कर देगी। यह विश्वास मैं आपके माध्यम से निश्चित रूप से व्यक्त करता हूँ। धर्मपाल जी, अंत में लोगों से अपील करवाना चाहेंगे आपको, क्योंकि देखा जाता है कि हमेशा लोकसभा इलेक्शन रहे या कोई भी आम इलेक्शन रहे, विधानसभा रहे, कॉरपोरेशन के रहे, जिला परिषद के रहे, ग्राम पंचायत के रहे, जिसमें वोटिंग ऑफ परसेंटेज काफ़ी कम होता है। ये हर पार्टी के नेताओं से हम कहना चाहेंगे। क्या अपील करना चाहेंगे आप जनता से कि इस बार जो इलेक्शन हो रहे हैं नागपुर और रामटेक में, किस तरह से वोटिंग करें, युवा घर से बाहर निकले? क्योंकि इस दिन को देखा जाता है कि जो वोटिंग का दिन होता है वो हॉलीडे के तौर पे देखा जाता है, कई लोग घूमने चले जाते हैं। ऐसे में ऐसा ना हो, देश की सरकार चुननी है, शहर का खासदार चुनना है आपको और देश का आने वाला भविष्य चुनना है, तो ऐसे में क्या अपील करना चाहिए? मैं आपके माध्यम से बड़ी विनम्रता से करबद्ध प्रार्थना नागपुर शहर और प्रदेश की जनता को करता हूँ कि यह जो 6 टप्पों में महाराष्ट्र में और 19 अप्रैल को नागपुर, रामटेक और जो मतदार संघ है जहाँ पर चुनाव हो रहा है, यह चुनाव को छुट्टियाँ न मानकर, छुट्टियाँ न समझकर मतदान यह राष्ट्रीय कर्तव्य है, यह सिर्फ समझ नहीं बनानी है, सोच नहीं बनानी है, तो उस दिशा से आप सब लोगों को काम करना है। बड़ी विनम्रता से मैं प्रार्थना करता हूँ कि आने वाले 19 अप्रैल को आप अपना राष्ट्रीय कर्तव्य बजाय मतदान कीजिए और आपका मतदान विकास के लिए हो, आपका मतदान विजन के लिए हो, आपका मतदान नितिन जी गडकरी साहब के जैसे दूरदृष्टि रखने वाले नेता के लिए हो। और अगर आप चाहते हैं कि इस शहर को सिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ यानी संधियों का शहर अगर नागपुर को बनाना है, तो आप गडकरी साहब के कैंडिडेचर को, उम्मीदवारी को पूरे दिल से चुनाव में 19 अप्रैल को अपना बहुमूल्य मत देकर उन्हें रिकॉर्ड मतों से विजयी बनाइए। यही प्रार्थना हाथ जोड़कर मैं सारे नागपुरवासियों को, भाई बहनों को आपके माध्यम से करता हूँ। तो बिल्कुल जिस तरह से धर्मपाल मेश्राम से बातें हो रही थी, हम भी ये कहेंगे, विकेबी न्यूज़ भी अभियान चला रहा है कि मतदान कीजिए, भले ही किसी को कीजिए, लेकिन मतदान का परसेंटेज बढ़ाइए, क्योंकि इसमें आने वाले आप सरकार का भविष्य है। जो भी नेता, जो भी अच्छा लगता है आपको, उनको चुन के दीजिए, विकास को चुन के दीजिए, बाकी बातों को नज़रअंदाज करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लोग जो होते हैं वो चुनाव के दिन कहीं घूमने चले जाते हैं, हॉलीडे मनाते, परिवार के साथ बाहर जाते हैं। ऐसे में एक एक मत आपका बहुत ज़रूरी है। तो बात हो रही थी एडवोकेट धर्मपाल मेश्राम से, भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता है और उपाध्यक्ष भी है। कई सारे मुद्दों पर बात हुई, नितिन जी गडकरी से लेकर केंद्र सरकार जो कि पिछले 10 सालों में जो काम किया है मोदी सरकार ने, उस पर बात हुई। हालांकि उन्होंने एक बात
का जवाब नहीं दिया कि प्रधानमंत्री के तौर पर वो नितिन गडकरी को देखना चाहते हैं क्या नहीं, लेकिन नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं और नागपुर में नितिन गडकरी 5 लाख मतों से जीत के आएंगे, ऐसा भी उन्होंने दावा किया। तो लोकसभा के घमासान में आज इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी किसी दूसरे मेहमान के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।